चुनाव आयोग की टीम का जम्मू कश्मीर दौरा और आम चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। राजनीतिक दलों से चर्चा की गई है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई है, पुलिस अधिकारियों और नोडल अधिकारियों से भी चर्चा की गई है। आम चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। तो देखिए, चुनाव आयोग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। राजनीतिक दलों से भी चर्चा हुई है, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत हुई है, पुलिस अधिकारी नोडल अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। तो आम चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। चुनाव आयोग की टीम इस बार पहुंची जम्मू कश्मीर और देखिए, माना जा रहा लगभग कि 14 से 15 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं और ये देखिए, चुनाव आयोग का इस बार जम्मू कश्मीर का दौरा। आम चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है कि राज्य कितना तैयार। देखिए, आमतौर पर ये प्रोसेस होता है, पुलिस अधिकारी और नोडल अधिकारियों से भी जानकारी ली गई है कि इस वक्त क्या कुछ हालात है मौजूदा, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या आप तैयार हैं, इस तरीके से पूरा फीडबैक लिया जाता है और उसके बाद में चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। तो राजनीतिक दलों से भी चर्चा हुई है और साथ ही साथ इसके अलावा जो वहां पर नोडल अधिकारी हैं उनके साथ में भी चर्चा हुई, उनसे जानकारी ली गई है। पुलिस अधिकारी नोडल अधिकारियों से भी चर्चा की गई है। तो आम चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा लगातार जारी है। चुनाव आयोग की टीम पहुंची जम्मू कश्मीर और इससे पहले भी अलग अलग राज्यों के दौरे पर रही चुनाव आयोग की टीम। इस बार चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची है और जम्मू में जो प्रतिनिधि हैं पॉलिटिकल पार्टीज के उनके साथ में बातचीत रही है। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर आम चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों से भी बातचीत हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में चर्चा। शाम को आयोग जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल और राज्य पुलिस के अलग अधिकारी जो हैं उनके और प्रशासन के नोडल अधिकारियों के साथ में बातचीत भी करेंगे। तो इस तरीके से बातचीत लगातार जारी है और 3 दिवसीय दौरे में पूरा जो स्टेटस रिपोर्ट है वो तैयार किया जाएगा जम्मू कश्मीर का। और इसी बीच झारखंड से भी एक बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक के आवास पर ईडी का छापा। विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। तकरीबन 18 घंटे तक कार्रवाई करने के बाद ईडी की टीम रवाना हुई। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची थी और लगभग 18 घंटे ये कार्रवाई चली और आरोप बेहद गंभीर। ये पूरी कार्रवाई जो वहाँ पर देखने को मिल रही थी, तो विधायक अंबा प्रसाद की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए। लेकिन अब देखना होगा कि आगे परिस्थितियाँ किस तरीके से यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि इससे पहले भी कई राज्यों में ऐसे एक्शंस देखने को मिले हैं और झारखंड में कांग्रेस विधायक के आवास पर ईडी की टीम जब पहुंची तो इसको लेकर के प्रदेश की जो सियासी फिजाएं हैं वो बेहद गर्म नजर आई, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे एक्शंस और कार्रवाइयां हो चुकी है। और अब अंबा प्रसाद के घर पर, उनके ठिकाने पर कांग्रेस के विधायक बताए जा रहे हैं जिनके घर पर ईडी की टीम पहुंची थी और कल जब ये टीम पहुंची उसके बाद अंबा प्रसाद के कई जगहों पर कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि अभी देखना होगा कि आखिरकार इस कार्रवाई में क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई। अलग अलग जगहों पर जब एक्शंस लिए गए हैं तो क्या वहां पर बरामद हुआ है, क्या खुलासा हुआ है, इसको लेकर फिलहाल थोड़ा इंतजार। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि कार्रवाई के बाद ईडी की टीम रवाना हो गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कोर्ट ने रिहा किया है। 23 किलो सोने के मामले में पीयूष जैन को राहत मिली है। 2 साल पहले घर से 97 करोड़ कैश भी मिला था। इसके अलावा आपको बता दें कि पेनल्टी जमा करने के बाद पीयूष जैन को बरी किया गया है। मामले में 23 किलो सोने का त्याग भी करना पड़ा। 60 लाख की पेनल्टी के बाद ये पूरा केस खत्म हुआ है। गलती मानने पर कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो इत्र कारोबारी पीयूष जैन को सोना तस्करी मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल पीयूष जैन के घर से 23 किलो विदेशी सोना बरामद हुआ था, जिसमें कस्टम ने पीयूष के खिलाफ केस दर्ज कराया था और ऐसे में पीयूष ने विदेशी गोल्ड पर दावेदारी छोड़ते हुए क्लेम के 56.86 लाख रुपए के शुल्क जमा कर दिए हैं। इत्र कारोबारी है पीयूष, जिनको कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कारोबारी पर कस्टम एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। कानूनी दावपेच से बचने के लिए पीयूष ने विदेशी गोल्ड पर अपना दावा छोड़ दिया था और ऐसे में आपको ये बता दें कि किस तरीके से कल ही स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने सोना तस्करी मामले में पीयूष जैन को राहत दी, बरी कर दिया और 56.86 लाख रुपए का समन शुल्क भी जमा किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की तरफ से भी जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। तो डीजीजीआई अहमदाबाद की टीम की छापेमारी में पीयूष जैन के घर से करोड़ों की अकूत संपत्ति बरामद की गई थी, जिसमें 23 किलो विदेशी सोना बरामद हुआ था। लैब टेस्ट में विदेशी सोना में
99.86% शुद्धता पाई गई थी, क्योंकि ये विदेशी सोना था। ऐसे में कस्टम विभाग ने 23 किलो सोना जब्त कर लिया था और इस विदेशी सोने की कीमत 11,37,35,000 पाई गई थी। कस्टम ने जांच के बाद सोना तस्करी मामले में 12 मई 2022 को परिवाद दाखिल कराया था, जिसका कोर्ट में ट्रायल भी शुरू हुआ था। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि पीयूष को अब राहत कोर्ट की तरफ से मिल गई है, क्योंकि बरी किया गया है। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे अखबारों में मौजूद खबरों की। संजय सिंह की जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई की ये पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने से इनकार किया था, जिसके बाद दिल्ली शराब नीति का ये पूरा मामला है और कोर्ट का रुख किया गया था। संजय सिंह को जमानत मिलेगी या जेल में ही रहेंगे, इस बात का फैसला 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई में किया जाएगा। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी ने आप सांसद की याचिका पर जवाब मांगा है। अब क्या कुछ सुनवाई होगी 19 तारीख को, ये देखना होगा। पूजा और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसलमेर में तेजस फाइटर जेट क्रैश। पोखरण में भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में ये शामिल था। इंजन फेल होने की वजह से हादसा हुआ। तेजस के क्रैश होने की वजह से ये पहली घटना है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पायलट को भी सुरक्षित बचा लिया गया। हॉस्पिटल में वो भर्ती है इस वक्त। और देखिए, ये एक जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला हो गया। जैसलमेर में मंगलवार को वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट सुरक्षित बाहर निकला। विमान पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल था। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। स्वदेश निर्मित जेट से जुड़ा ये इस तरह का पहला हादसा है, इसलिए इसमें अब देखिए इंक्वायरी भी है। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है कि आखिर किन कारणों से यह हादसा हुआ, इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही, कहां पर कमियां रही, क्या कुछ खामियां रही, इन तमाम पहलुओं पर अब जांच पड़ताल होगी। उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन जाहिर तौर पर यह अच्छी खबर नहीं थी। एक तरफ जहां युद्धाभ्यास, जहां एक लगातार ताकत प्रदर्शित की गई, उस बीच ये तेजस का दुर्घटनाग्रस्त होना जाहिर तौर पर एक दुखद घटना रही और एक दुखद समाचार रहा लोगों के लिए भी। पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ये एक सबसे सुखद जानकारी मिली कि पायलट सुरक्षित रहा। इंजन फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है। तेजस की क्रैश होने की ये पहली घटना जिसका जिक्र भी किया गया। पायलट सुरक्षित है। आग की लपटों में पूरा तेजस विमान घिरा हुआ नजर आया। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अगर देखें तो जहाँ जिस वक्त ये पूरा क्रैश हुआ, वहाँ पर चारों तरफ आप आग की लपटें देख सकते हैं, धुएँ का गुबार देख सकते हैं। और इसी बीच एक सवाल ये उठा कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही तेजस विमान के क्रैश होने की, और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या आदेश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की इनसाइड स्टोरी। विजयवर्गीय ने लिखी पटकथा। उनके कारण हमारी बहुत बदनामी हो रही थी। बदनामी की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। पिछले हफ्ते ही विजयवर्गीय हरियाणा गए थे, तभी पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए फैसला लिया गया, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, जिसका अलायंस हुआ था जब विधानसभा के चुनाव थे 2019 में, जननायक जनता पार्टी जिसका गठन भी आप देखें 2018 में हुआ था, और वहां पर अजय चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के, और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला बतौर उप मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण की थी 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, और तब से अलायंस था। फिर यह कहा जा रहा था कि सीटों को लेकर के मतभेद हुआ। हिसार की सीट और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट वो चाहते थे, क्योंकि वहीं से अजय चौटाला प्रतिनिधित्व करते आए हैं, और हिसार की सीट जो थी वो वहां से दुष्यंत चौटाला ने भी प्रतिनिधित्व किया, लेकिन बात नहीं बनी और उसके बाद ये अलायंस टूट गया। उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो तमाम न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है। कैलाश विजयवर्गीय का दरअसल एक दौरा हुआ था हरियाणा में, जिसमें उन्होंने कहा कि बदनामी हो रही है और हमें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, और इसी वजह से ये जो अलायंस था वो टूट गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि 10 विधायकों वाली जननायक जनता पार्टी वो सत्ता से दूर हो गई। हालांकि बड़ी बात यह है कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो जननायक जनता पार्टी के कई सारे विधायक जो कि उस समारोह में मौजूद थे, बजाय इसके क्योंकि दिल्ली में ही एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी विधायकों की, लेकिन उसमें वो नहीं पहुंचे। अब जेजेपी में भी बड़ी टूट से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रीति, बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। देखना होगा कि आगे क्या होगा। तो वहीं कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 6 राज्यों में 43 नाम सामने आए हैं। दरअसल 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम उम्मीदवार बनाया गया है नकुलनाथ छिंदवाड़ा से। तो वहीं वैभव का नाम भी सामने आया है। वैभव गहलोत जालौर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को यानी कि कल
लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया। इसमें 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से, तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर से टिकट दिया गया है। इससे पहले 8 मार्च को जारी कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया गया था। इस तरह कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान कर चुकी है। इनमें से 76.7% उम्मीदवारों की उम्र 60 साल से कम है, यानी कि कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस भी थोड़ा सा फूक कर पैर रख रही है, सोच समझकर अपने उम्मीदवारों का चयन उसकी तरफ से किया गया है। तो वहीं कांग्रेस की दूसरी सूची में क्योंकि 43 नाम है, इसमें गोगई, आपको बता दें कि जोरहाट, नकुल, क्योंकि हमने आपको बताया छिंदवाड़ा और वैभव, ये प्रमुख नाम इसीलिए क्योंकि अगर आप नकुलनाथ और वैभव गहलोत को देखेंगे तो दोनों ही पूर्व सीएम के बेटे हैं और नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है क्योंकि माना जाता है कि अच्छी खासी पकड़ वहां पर है। तो वहीं वैभव गहलोत को जालौर से टिकट दिया गया है। आप समझिए कि लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई को असम की जोरहाट सीट से मैदान में उतारा गया है और ये अभी तक वो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कांग्रेस के दूसरी लिस्ट में सामने आ चुके हैं। 6 राज्यों के 43 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट दिया गया है, जिन्हें नाम सामने आ चुका है। जी, और अब बात करते हैं हरियाणा की। नायब सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने शपथ ली। कल 5 मंत्रियों ने भी उनके साथ में शपथ ली। सभी पिछली कैबिनेट में थे और सैनी ने खट्टर के पैर भी छुए। मनोहर लाल के पैर छूते हुए वो नजर आए। विधानसभा सेशन में आज फ्लोर टेस्ट होगा और बहुमत साबित करनी होगी। उस बीच अगर अखबारों की बात करें तो हेडलाइंस में फ्रंट पेज पर आज हरियाणा से संबंधित खबर ही है। नायब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। 11वें मुख्यमंत्री बने सैनी ओबीसी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। इनके साथ में 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली जो कि पिछली कैबिनेट में शामिल थे। अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत में एक बड़ा उलटफेर ये हुआ। सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पद से इस्तीफा दे दिया कल और इसके कुछ ही घंटे बाद में भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। शाम को सैनी और 5 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली और उसी शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद 54 वर्षीय सैनी को खट्टर का करीबी भी माना जाता है और इस दौरान दोनों ही नेता मंच पर मौजूद रहे। वहीं देखिए सैनी यहां पर मनोहर लाल के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज यहां पर बहुमत साबित करनी होगी। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात। देखिए 109 दिनों में ही नायब से नायाब बन गए सैनी। अभी 27 अक्टूबर को ही प्रदेश अध्यक्ष बने और मैं 2014 से उनको जाने जब उन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद में वो मंत्री बने और आज प्रदेश अध्यक्ष के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो राजनीतिक तौर पर उनका जो प्रयास रहा उसमें जो उन्होंने अभी तक कार्य किए, अब जरा देखिए कि कहां से कहां वो पहुंच गए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। एसबीआई ने चुनाव आयोग को अपना डेटा भेज दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा है। अब इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेडलाइन दी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5:30 बजे सौंप दिया और बार एंड बेंच ने एक्स पर ये पूरी जानकारी दी। चुनाव आयोग इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा। चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक ये डिटेल देने का निर्देश भी दिया था। देखिए कुल मिलाकर इस पूरे मामले की अगर बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि सरकार राष्ट्रपति के जरिए कानूनी राय हासिल करे और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना कर। देखिए सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद में भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड का जो पूरा ब्यौरा है निर्वाचन आयोग को सौंप दिया। 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू होने के बाद 30 खेपों में खरीदे गए 16,518 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी मंगलवार को मिलने के बाद निर्वाचन आयोग को सुप्रीम निर्देश के तहत अब 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करना होगा। साल 2018 से 30 बार जारी हुए 16,518 करोड़ के चुनावी बॉन्ड। देखिए ये फैसला लिया गया कि जो चंदा होगा वो चुनावी बॉन्ड के जरिए होगा और उसके बाद में चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद में एसबीआई को खासतौर पर कहा गया कि जो भी बॉन्ड्स खरीदे, जिसने भी खरीदे, जितने खरीदे, वो पूरी डिटेल्स आपको देनी होगी और ये पूरा डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। आगे बढ़ेंगे। सीए के नोटिफिकेशन के दूसरे ही दिन पोर्टल लॉन्च हो चुका है। मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि हम कानून लागू नहीं करेंगे। 31 दिसंबर 2014 से पहले के लोगों को नागरिकता मिलेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। केंद्र ने 11 तारीख को सीए का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही कानून देश भर में लागू हो चुका है। हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून इसे कहा जाता है। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू,
सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो लोग हैं उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसी को लेकर के अब कई हिस्सों में विरोध है। लेकिन आप ये भी समझिए कि कई जगहों पर इसको लेकर के उत्साह है और खासतौर पर बंगाल में आप देखेंगे तो मतुआ समुदाय के लोग तो जश्न मना रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल, वो तस्वीरें जो सामने आई उनको हर किसी ने देखा। आगे बढ़ते हैं, बात महोबा की करेंगे क्योंकि महोबा में पहाड़ ब्लास्ट करते समय हादसा हो गया। 4 की मौत हुई है। मलबे में दबकर 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ब्लास्ट करने के लिए छेद यहाँ पर किए जा रहे थे और तभी पूरा पहाड़ धंस गया। उसके बाद ये खौफनाक, भयंकर, दर्दनाक हादसा वहाँ पर हो गया। 4 लोगों की मौत की खबर आई। 2 मजदूर बताए जा रहे हैं कि जो गंभीर रूप से घायल हुए। महोबा से ये खबर, इसके बाद इनके परिजनों में जाहिर सी बात है चीख पुकार मच गई। पहाड़ ब्लास्ट यहाँ पर किया जा रहा था, छेद पहाड़ में किए जाने थे, लेकिन उसी समय भयंकर ब्लास्ट हो गया। जो वहाँ पर लोग काम कर रहे थे, 4 लोगों की इस ब्लास्ट की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं मलबे में दबकर 2 मजदूर बुरी तरीके से जख्मी हो गए, घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर चुनावों को लेकर मांग उठ रही है। विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ में कराने की मांग जम्मू कश्मीर में की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट सामने आया है। दोनों ही इलेक्शन अलग अलग हुए तो दिक्कत हमारी होगी, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा गया। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने मंगलवार यानी कि 12 मार्च को चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव के साथ में ही विधानसभा चुनाव कराने की मांग अब उठा दी है। उस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी राजीव कुमार जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। वो यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों के लिए लोगों और राजनीतिक पार्टियों के साथ में रायशुमारी करने के लिए पहुंचे हैं। सीईसी राजीव कुमार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, भाजपा, कांग्रेस और सीपीआईएम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और साथ में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ में चर्चा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अगर एक ही साल में दोनों चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में अलग अलग हुए तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी और बड़ा नुकसान होगा। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि दोनों ही चुनाव साथ में जम्मू कश्मीर में होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नंदुरबार में राहुल ने जाति जनगणना आर्थिक सर्वे का वादा कर दिया। 14 साल बाद गांधी परिवार पहुंचा। आधार कार्ड यहीं से लॉन्च हुआ था। उनकी तरफ से इन बातों का जिक्र भी हुआ। नंदुरबार में पहुंचे राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी ने यहां पर वादा कर दिया। एक बार फिर से वादा यहां पर हुआ किस बात का? जाति जनगणना का, आर्थिक सर्वे का वादा उनकी ओर से किया गया। 14 साल बाद गांधी परिवार दरअसल नंदुरबार में पहुंचा और यहाँ पर आधार कार्ड, आपको याद होगा कि लॉन्च हुआ था यहीं से आधार कार्ड। 14 साल बाद अब गांधी परिवार वहाँ पर पहुंचा है और जाति जनगणना आर्थिक सर्वे का वादा भी वहीं से किया है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के नंदुरबार में राहुल गांधी पहुंचे थे और क्योंकि उनकी यात्रा महाराष्ट्र में मौजूद थी तो इस दौरान ये पूरे आप इलाके को देखेंगे तो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि 14 साल बाद ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार का कोई शख्स यहाँ पर पहुंचा हो। इसके मायने आप इस लिहाज से समझिए कि देश भर में जो आधार कार्ड है वो इसी जगह से लॉन्च हुआ था। अब जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचते हैं तो जाति जनगणना का कार्ड भी खेलने से वो नहीं चूकते और इस दौरान कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो जाति जनगणना यहाँ पर हम करवाएंगे। आर्थिक सर्वे का भी उन्होंने वादा कर दिया है। आगे बढ़ते, पोरबंदर के अरब सागर से ड्रग्स को जब्त किया गया है। 480 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई है। मछली पकड़ने वाली नाव से इस जत्थे को बरामद किया गया। 5 विदेशी तस्कर को भी अरेस्ट किया गया है। इंडियन नेवी, सेंट्रल एजेंसी, गुजरात कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन के तहत ये सफलता मिली। अरब सागर में भारतीय सीमा से यहाँ पर ड्रग्स की जब्ती हुई है। 480 करोड़ रुपए के ड्रग्स ये बताए जा रहे हैं। टीम ने ड्रग्स पेडलिंग करने वाले 6 विदेशी पेडलर्स को अरेस्ट किया और कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। ये पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, जो कि अभी तक जानकारी निकल करके सामने आई है। सभी को पोरबंदर पोर्ट पर लाया जा रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक संयुक्त ऑपरेशन हुआ था जिसमें कार्रवाई की गई थी, एक बड़ी सफलता हासिल हुई थी और अब एक बार फिर से अरब सागर से ड्रग्स को जब्त किया गया है।